सजीव तथा निर्जीव। सजीव तथा निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। वे वस्तुएं जिसमें जान हो उसे सजीव कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य इत्यादि। इसके विपरीत वे वस्तुएं जिसमें जान ना हो उसे निर्जीव कहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पत्थर, पुस्तक इत्यादि। ध्यान रहे कि निर्जीव वस्तुएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं, प्रकृति में पाई जाने वाली निर्जीव वस्तुएं जैसे बादल, चट्टान, पहाड़, वर्षा इत्यादि, तथा मानव निर्मित निर्जीव वस्तुएं जैसे मानव निर्मित वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, किताब, कलम आदि। सजीव वस्तुओं की विशेषताएं। सजीव वस्तुएं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सजीव वस्तुएं गति करती हैं। हम देखते हैं कि जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वह गति करती हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि। पेड़ पौधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे जा सकते, किंतु इनके भागों में गति देखी जा सकती है। पौधे का महत्व। पौधे का महत्व इसमें सबसे पहले देखिए, सजीव वस्तुएं नियमित वृद्धि करती हैं। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उसमें ये गुण पाए जाते हैं, जैसे एक बच्चे विकसित होकर वयस्क बन जाता है, एक छोटा सा पौधा विकसित होकर वृक्ष बन जाता है इत्यादि। सजीव श्वसन लेती हैं। संसार में जितनी भी जीवित प्राणी हैं वे श्वास लेते हैं। मनुष्य सांस के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। हम जानते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं वह प्रजनन करती हैं। वो अपने छोटे छोटे जीवों को जन्म देते हैं। बीजों से नए पौधे का जन्म, जंतुओं बच्चे पैदा करते तथा पक्षियां अंडा देती हैं। सजीव में अनुभव शक्ति होती है। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वे अनुभव करते हैं, जैसे मनुष्य अपनी त्वचा की सहायता से जाड़ों गर्मी का अनुभव करते हैं, अर्थात सजीवों में संवेदना होती है। सजीव वस्तुएं उत्सर्जन करती हैं। मलमूत्र अथवा अन्य हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना सजीवों का प्रमुख गुण है। हमारे जीवन में सजीवों, पादप और जंतु का बहुत महत्व है, जो निम्नवत है। खाद्य पदार्थ के रूप में गेहूं, दाल, चावल, मक्का आदि है। फल, आम, संतरा, मौसमी, अनार, अंगूर आदि है। पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, वस्त्र, जूट, कपास, फर्नीचर, सागौन, शीशम, तेल, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, मसाले, जीरा, लौंग, सौंफ आदि। औषधियाँ, नीम, तुलसी, आंवला। सजावट के लिए गुलाब, क्रोटन्स, मनी प्लांट, रबर के पौधे से ईंधन, कोयला, लकड़ी से शुद्ध वायु पौधे से हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है। पौधे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। अधिक वृक्ष लगाने से मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। पौधे का मृत भाग मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ये पौधे के महत्व हैं। दूसरा, जंतुओं का महत्व। खाद्य पदार्थ। कुछ जंतुओं का मांस खाने के काम आता है। दूध, दही, घी, अंडा आदि प्राप्त होता है। चमड़ा। गाय, बकरी, भैंस आदि चौपाए जानवरों की चमड़ी से चमड़ा प्राप्त होता है। पालतू जानवर। कुछ जानवरों जैसे घोड़ा, कुत्ता, तोता, गाय आदि को पाला जाता है। ऊन। भेड़ के ऊपर से ऊन प्राप्त होता है। यातायात के साधन जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि। वस्त्र। रेशम कीट से रेशम प्राप्त कर वस्त्र बनाए जाते हैं। परागण। कुछ कीट एवं पक्षी पौधों में परागण की क्रिया से संपन्न करते हैं। औषधियाँ। कुछ जीवों की चर्बी से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे मछली का तेल। मोती। सीप से मोती प्राप्त होता है। सजीव तथा निर्जीव को निम्नलिखित सारणी से समझा जा सकता है। सजीवों में पोषण की क्रिया होती है, निर्जीव में नहीं होता है। सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव नहीं करते हैं। सजीव वृद्धि एवं विकास करते हैं, निर्जीव ये दोनों नहीं करते हैं। सजीवों में चलन एवं गति की क्रिया होती है, इसमें नहीं होती है। सजीव संवेदनशील होते हैं, निर्जीव असंवेदनशील होते हैं। सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। जीवधारियों का वर्गीकरण। अजीवधारियों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रदान किया, लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस 1708 से 78 ईस्वी तक का है। लिनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम एवं फिलासोफिया बॉटनिका में जीवधारियों के वर्गीकरण का विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, किंगडम पादप जगत तथा जंतु जगत में विभाजित किया। इसमें जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई उसी आधुनिक प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता भी कहते हैं। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटेकर द्वारा 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 प्राणी जगत ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। मोनेरा। इस जगत से संबंधित जीवों में केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता है, अर्थात जिसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, किंतु उसे कोशिका द्रव्य से पृथक रखने हेतु केंद्रक नहीं होता। जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया,
नीलहरित शैवाल जिसको ब्लू एल्गी ग्रीन एल्गी कहते हैं होता है। दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं जिसमें विकसित केंद्रक वाली यूकार्योटिक कोशिका होती है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि। पादप यह बहुकोशिकीय पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इनकी कोशिकाओं में रिक्तिका पाई जाती है, जैसे सभी प्रकार की वनस्पतियाँ, कवक, फंजाई जिसको बोलते हैं। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परिपोषित जीवधारी सम्मिलित कर लिए जाते हैं जिनमें अवशेषण द्वारा पोषण होता है। इनकी काया प्रायः शाखित एवं धागे नुमा संरचनाओं कवक जंतुओं की बनी होती है, जो कि परस्पर एक जाल सदृश संरचना कवक जाल बनाते हैं। ये सभी इतरपोषी या परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। जंतु इस जगत में सभी बहुकोशिकीय तथा यूकार्योटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इन्हें मेटोजोआ भी कहते हैं। विविध प्रकार के जंतु जैसे स्पंज, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, घोंघे, कीट, स्टारफिश, उभयचरी, मेढक इत्यादि सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। जीवों का वैज्ञानिक नाम। जीवों के नामकरण की एक सरलीकृत पद्धति द्विनाम पद्धति 2 शताब्दियों से भी अधिक समय से मानक पद्धति मानी जाती रही है। इस पद्धति को स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस 1707 से 78 ईस्वी ने प्रस्तुत किया। द्विनाम नामकरण का तात्पर्य नामकरण के लिए 2 पदों का प्रयोग करना है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार के जीव के नाम के 2 भाग होते हैं। पहले वंश जीन्स का नाम, उसके बाद जाति स्पीसीज का नाम आता है। अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से व जाति का नाम पहले अक्षर छोटे अक्षर से लिखा जाता है। उदाहरण होमो सेपियंस आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम तथा मैग्नीफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम निम्न है, जैसे मनुष्य का होमो सेपियंस है, मेढक का राना ट्रिग्रिना है, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका है, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस है, गाय का बॉस इंडिकस है, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका है, आम का मैग्नीफेरा इंडिका है, धान का ओरिजा स्टीवा है, गेहूं का ट्रेटिकम एस्टिवम है, मटर का पीसियम स्टीवन है, चना का सिसर अर्टिनम है, सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज है, फीता क्रीम का टेनिना सोलियम है। जीवों में अनुकूलन। एडाप्ट टू ऑर्गेनिज्म जीव के वैसे लक्षण जो उन्हें किसी विशिष्ट माहौल में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं अनुकूलन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आकृति, आकार, संरचना, रंग, रूप और आवाज़ संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो जीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रखने में सहायक होता है अनुकूलन कहलाता है। किसी भी जीव में किसी विशेष अनुकूलन के विकसित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जिन जीवों में उचित अनुकूलन विकसित होता है वे बदले हुए परिवेश में भी जीवित रह जाते हैं, लेकिन अन्य जीव नहीं बच पाते। वातावरणीय दशाओं के आधार पर पृथ्वी पर निम्न प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। अत्यधिक उष्ण क्षेत्र जैसे रेगिस्तान, अत्यधिक ठंडे क्षेत्र जैसे ध्रुवीय एवं टुंड्रा, सामान्य वातावरणीय अवस्थाओं वाले क्षेत्र, मीठे जल वाले एवं खारे जल वाले क्षेत्र। स्थलीय आवासों में अनुकूलन। जंतुओं के स्थलीय आवासों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य स्थलीय आवास, मरुस्थलीय आवास, पर्वतीय तथा ध्रुवीय आवास, वायु में उड़ने वाले प्राणियों के आवास। सामान्य स्थलीय आवास के प्राणियों में अनुकूलन। भूमि पर सामान्य पर्यावरणीय अवस्थाओं वाले आवासीय स्थल को सामान्य स्थलीय आवास कहते हैं। इस प्रकार के आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में गति के लिए पैर होते हैं, जैसे घोड़ा, हिरन, गाय आदि। कई जंतुओं में पैर नहीं होते। इन जंतुओं का शरीर पेशी युक्त होता है। इसकी सहायता से ये भूमि पर रेंग कर गति करते हैं, जैसे सांप। बंदरों में पाई जाने वाली लंबी पूंछ इन्हें पेड़ों पर चढ़ने, संतुलन बनाए रखने एवं शाखाओं को मजबूती से पकड़ने में सहायक होती है। हाथी जैसे विशालकाय जंतु अपने भारी शरीर एवं छोटी गर्दन के कारण सरलता से झुक नहीं पाते। यह अग्रपादों की सहायता से भोजन भी नहीं पकड़ सकते हैं, अतः इसकी लंबी सूंड पत्तियों एवं शाखाओं को तोड़ने, भूमि से भोजन उठाने और शत्रुओं से रक्षा करने के लिए अनुकूलित होती है। जिराफ की गर्दन ऊंचे ऊंचे पेड़ों से अपने भोजन प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होती है। जैसे शेर, बिल्ली, चीता आदि मांसाहारी जंतुओं के मुख में रदनक दांत अधिक विकसित होते हैं, जो शिकार को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। हिरण, खरगोश, नीलगाय, घोड़ा आदि में भोजन को चबाने के लिए कृतनक दांत पाए जाते हैं। घास
स्थल और जंगल में कई जंतु रहते हैं। ऐसे आवास में जलवायु गर्म होती है और प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध रहता है। लेकिन सघन आबादी के कारण ऐसे आवास में भोजन और अन्य संसाधन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। शेर एक जबरदस्त शिकारी होता है। इसकी मांसपेशियां ताकतवर होती हैं। शेर अपने पैने नखों से किसी भी शिकार को मार गिराता है। दौड़ते समय शेर अपने नखों को अंदर खींच लेता है और इसलिए कोई शिकार कोई आवाज़ किए बिना दौड़ता या चलता है। शेर का शरीर पीलापन लिए हुए भूरे रंग का होता है, जो सूखी घास और पत्थरों के रंग से मेल खाता है, इसलिए यह अपने शिकार को आसानी से नज़र नहीं आता है। शेर की आंखें सिर पर सामने की ओर होती है, जिनसे वह बहुत दूर तक आगे देख सकता है। इसके अतिरिक्त बाघ भी एक जबरदस्त शिकारी है। इसके शरीर पर काली धारियां इसके शिकार को लंबी घास जैसी लगती हैं। हिरण बहुत तेज दौड़ता है और फुर्ती से दौड़कर अपनी जान बचा लेता है। हिरण की सुनने की शक्ति प्रबल होती है, जिससे वह आने वाले खतरे को भांप लेता है। हिरण की आंखें सिर के बगल में होती हैं, इसलिए हिरण अपने पीछे से आने वाले शिकारी को भी देख लेता है। मरुस्थलीय आवास में अनुकूलन। मरुस्थलीय अनुकूलन का सबसे अच्छा उदाहरण ऊँट है। ऊँट के गद्देदार पैर इसमें रेत में चलने में मदद करते हैं। ऊँट की पलकें लंबी होती हैं, जिनके कारण ऊँट की आंखों में रेत नहीं जा पाता। ऊँट एक ही बार में ढेर सारा पानी पी जाता है। उसके बाद कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। ऊँट में मूत्र विसर्जन बहुत कम होता है और इसका गोबर भी शुष्क होता है। इसके कारण जल संरक्षण में मदद मिलती है। ऊँट के लंबे पैर के कारण इसका शरीर गर्म रेत से दूर रहता है। इसके अतिरिक्त मरुस्थल में रहने वाले छोटे जीवों के शरीर पर कठोर स्केल या सल्क होती है, जिनसे जल के वाष्प की कमी होती है। ये जीव दिन के समय में छाया में पड़े रहते हैं और रात होने पर ही बाहर निकलते हैं। यदि मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन की बात करें तो मरुस्थलीय पादपों की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाती हैं, ताकि वह बहुत गहराई तक जल ले सकें। इनमें से कुछ पादपों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे कि कैक्टस। नागफनी पत्तियों के कांटे में बदलने से वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है और जल संरक्षण में मदद मिलती है। कुछ पौधों के तने रूपांतरित होकर पत्ती जैसी संरचना बनाते हैं। ऐसे तने स्पंज की तरह फूले होते हैं और इन पर मोम की तरह परत होती है। स्पंज जैसी परतों में पानी जमा रहता है। मोम की परत से वाष्पीकरण की रोकथाम होती है। मदार भी मरुस्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। पर्वतीय तथा ध्रुवीय आवास में अनुकूलन। पर्वतीय क्षेत्र अक्सर ठंडे होते हैं और यहाँ जाड़े में बर्फ भी गिरती रहती है। पर्वतीय आवास के पेड़ शंकु के आकार के होते हैं। इन पेड़ों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। सुई के आकार के कारण इन पत्तियों पर बर्फ नहीं टिकती और इसलिए इन्हें कोई नुकसान नहीं होता। पर्वतीय आवास जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं जैसे कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर घने रोए होते हैं। इससे जाड़े में भी इनका शरीर गर्म होता है। इन जंतुओं के शरीर में चर्बी वसा की एक मोटी परत रहती है, जो जाड़े में बचाव करती है। पहाड़ी बकरे के खुर बहुत मजबूत होते हैं, जिनकी सहायता से यह तीखी ढलान पर भी आराम से दौड़ लेता है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले मुख्य प्राणी खरगोश, भालू, याक, मास्क, बैल, रेंडर, पहाड़ी बकरी इत्यादि हैं। इन क्षेत्रों में जंतुओं की कमी के कारण यह सुरक्षित क्षेत्र भी है। इसी कारण पेंगुइन अपने प्रजनन काल के दौरान इन्हीं क्षेत्रों में अपना निवास बनाते हैं। वायु में उड़ने वाले प्राणियों में अनुकूलन। यदि कीटों की बात करें तो इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती है और निकलती रहती है। इस कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे मधुमक्खी, ततैया, तितली, घरेलू मक्खी आदि। वृक्षों पर पाए जाने वाले विभिन्न कीटों की आकृति, रंग आदि का निम्नवत अवलोकन किया जा सकता है। टिड्डा, 3 जोड़ी टांगें, हरा रंग, सिर पर एंटेना, लाल आँखें, लंबी शरीर होती है। तितली, 3 जोड़ी टांगें, विभिन्न रंग, लंबी सूंड, छोटा शरीर, बड़े पंख। बर्र, जिसको बर्रे भी कहते हैं, 3 जोड़ी टांगें, पीला रंग, उदर के पश्च भाग में विशैला डंक, छोटा शरीर, खंडयुक्त होता है। लेडी बर्न, 3 जोड़ी टांगें, गोल आकृति, लाल रंग, जिस पर काले धब्बे, उपांग छोटे। मेंटिनसे, 3 जोड़ी टांगें, सिर पर एंटेनी, बड़े पंख, हरा रंग, पतला व लंबा शरीर। एफिड,
तीन जोड़ी टांगें, हरा रंग, आँखें बहुत छोटी, शरीर अंडाकार। यदि पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन की बात करें तो पक्षियों के शरीर का आकार नौकाकार और धारा रेखित होता है। इनके अस्थियां खोखली और वायु से भरी रहती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। इनके अग्रपाद पंखों में से रूपांतरित होते हैं, जो उड़ने में सहायता करते हैं। तोता, गौरैया, कौवा, कबूतर आदि पक्षियों में इस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। जलीय जीवों में अनुकूलन। मछली अपने धारा रेखीय शरीर के कारण आसानी से पानी में तैर लेती है। यह अपने गिल से पानी में विलेय ऑक्सीजन को ले लेती है। इनकी आँखों पर निमेषक पटल होती है, गर्दन का अभाव होता है। दूसरी ओर ऑक्टोपस का शरीर धारा रेखीय नहीं होता, लेकिन यह अपने शरीर को किसी भी आकार का बना सकता है। ऑक्टोपस अपने शरीर का रंग आसपास के माहौल के अनुसार धारण कर लेता है, जिससे इसे छिपने में मदद मिलती है। अपने दुश्मन से पीछा छुड़ाने के लिए यह स्याही जैसा नीला द्रव भी छोड़ता है। उभयचर जीव जैसे मेढक के पश्चपाद के पादजाल जल में तैरने में और लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करती हैं। इसके अलावा यह जल में त्वचा द्वारा और स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। इसकी त्वचा नम व लसलसी होती है। मेढक के पिछले पैर लंबे होते हैं, जिनकी मदद से यह जमीन पर कूद लेता है। मेढक अपनी चिपचिपी जीभ से शिकार पकड़ता है। जलीय पादपों में अनुकूलन। जलीय पौधे का शरीर कोमल और कमजोर होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र कम विकसित होता है। जलीय पौधे के सभी भागों पर जलरोधी मोम उपचर्म की परत पाई जाती है। जलीय पादपों में कुछ पादपों की जड़ तल से लगी होती है, लेकिन पत्ती जल की सतह के ऊपर होती है। इन पौधों की डंठल लंबी और खोखली होती है। कुछ पौधे पूरी तरह पानी में डूबे हुए होते हैं और इन पौधों की पत्तियां फीते जैसी होती हैं। यह जगह जगह से विखंडित होती हैं। इससे पानी की धारा से भी पत्तियों को कोई नुकसान नहीं होता। कुछ पौधे पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और इन पौधों के पत्ते अक्सर बड़े आकार के होते हैं। ये पत्ते स्पंजी होते हैं और इनके ऊपर मोम की परत होती है। अनुकूलन के अन्य उदाहरण। छिपकली का शरीर छोटा हल्का होता है। इसके पैरों में गद्दियाँ होती हैं, जिससे दीवारों पर चढ़ सकती है। यह भोजन के रूप में कीटों को पकड़ लेती है और शत्रुओं से बचाने के लिए पूंछ त्याग कर चकमा दे सकती है। कुत्ता, जो कि एक सर्वाहारी होता है, आवश्यकता पड़ने पर शिकार कर सकता है। इसमें मांस को चीर फाड़ करने के लिए मजबूत दांत पाए जाते हैं। यह तेजी से दौड़ सकता है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। जीवों में इनमें से किस बात की योग्यता नहीं होती? क्रिस्टलन की। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। आंशिक मूल परजीवी हैं अमरबेल एवं आम। निम्नलिखित में से जीवों को उनके पुनर्जन्म की श्वसन क्षमता में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले इसमें प्लेनेरा होगा, फिर होगा केचुआ, फिर होगा छिपकली, फिर गरुड़ और फिर पुरुष होगा। मेढक रहता है जल तथा स्थल दोनों पर। मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा। ऊँट के कुबड़ में संचित होता है वसा। नागफनी का पौधा मरुस्थली है। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं, एक कोशिकी तथा यूकैरियोटिक। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। मोनेरा में किस को शामिल किया है? हरित लवक को। स्थानिक जातियां क्या हैं? वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है। प्राथमिक उपभोक्ता। किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका की विकसित की है? जॉन रे ने। इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? रजत मछली मीन नहीं है। ये आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है।